हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करेंगे और आप यहाँ आ जाएंगे। चलिए, सबसे पहली खबर, अर्थक्वेक 2500 साल पहले एब्रप्टली चेंज गंगास रिवर कोर्स। अब ये क्या है, इस टाइप की ना खबरें आती रहती हैं और इस टाइप की चीज़ को हम कहते हैं रिवर एवल्जन। रिवर एवल्जन क्या होता है? एक सडन और रैपिड शिफ्टिंग ऑफ अ रिवर्स कोर्स ऑफन ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक या फ्लडिंग। इसकी वजह से फ्लडिंग में भी ये होता है। मान लीजिए ये एक मैप है, यहाँ पे ये जो नदी आपको दिख रही है ये है गंगा, ये जो नदी ऊपर से आ रही है ये है ब्रह्मपुत्र, ये है पूरा मेघालय। ठीक है, उसकी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे एक मेघना नदी है, ये तीनों मिल के मेघना नदी जो है वो माउथ ऑफ गंगा बनाती है। अब क्या है कि यहाँ आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे ये रिवर गंगा है, यहाँ पे एक आपको एक सुडो नदी दिख रही है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ चैनल दिख रहा होगा। क्या है कि गंगा नदी का जो चैनल है वो एक ब्रेडेड चैनल है। ब्रेडेड चैनल क्या होता है? कई बार जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अलग होती हैं, कई बार वो आगे जाकर मिल जाती हैं और इस टाइप का एक चैनल है। ये जो चैनल है, इस टाइप के चैनल्स में अक्सर ऐसा होता है कि अर्थक्वेक या फ्लडिंग जैसे इवेंट की वजह से जो नदियाँ हैं अपना कोर्स लगातार चेंज करती रहती हैं। हो सकता है वो यहाँ से बहना शुरू कर दे बाद में कभी। ठीक है? तो ऐसा कुछ है। तो ऐसे ही कुछ पाया गया है कि 2500 साल पहले ऐसा कुछ एवल्जन हुआ था कि एब्रप्टली चेंज हो गया था। ठीक है? ये 2024 की कोई स्टडी है। ठीक है? तो यही है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हम मतलब इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हमें ये हमारी जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की किताब है उसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि जो हमारी गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों का और हिमालयन नदी का अक्सर जो कोर्स है वो चेंज होता रहता है। बट ये ऐसा नहीं है कि आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा। ये ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर चेंज होता रहता है। ठीक है? उसी लाइन में ये नई स्टडी भी आई है। उन्होंने एग्ज़ैक्टली बस पता लगाया कि कौन-सा रिवर चेंज हुआ होगा, कोर्स चेंज हुआ होगा। ठीक है? तो इन्होंने जो स्टडी करी है, ये एक बार बस देख लेते हैं कैसा हुआ है। ये कैसे पता लगा रहे हैं कि भई कोर्स वाक़ई में चेंज हुआ है। यहाँ सैटेलाइट इमेज से तो हमें कुछ पता लग रहा है। ग्राउंड पे उन्होंने क्या पता लगाया है, क्या हुआ है? तो हुआ ये है कि उन्होंने ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग मेथड का यूज़ करा है। ये है क्या? कि देखिए, जब नदी कोई बह रही होती है और ऊपर से फ्लडिंग इवेंट आ गया और यहाँ पे प्लेन बन गया, यहाँ पे ऊपर सिल्ट जमा हो गई, गाद जमा हो गई। अगर हो गई तो नीचे जितने भी मिनरल्स थे, मान लीजिए क्वार्ट्ज है या फेल्ड्स्पार है, ठीक है? ये जो मिनरल्स रहे होंगे, अब उसके ऊपर सनलाइट मिलना बंद हो गई होगी। जब तक सनलाइट मिलती है, तब तक होता क्या है, ये देखा गया है कि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते हैं जब सनलाइट मिलती है, ठीक है? इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोला जाता है। सनलाइट मिलेगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैप हो जाएँगे या निकल जाएँगे, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाएगा। अब क्या है कि वो दब गए, गाद के नीचे, मिट्टी के नीचे दब गए, ठीक है? फ्लड आई होगी कभी। अब जब इनको हम वापस निकालेंगे खोद के, है ना? और उनको एक ब्लू लाइट के अंदर डालेंगे, शाइन करेंगे हम इसके ऊपर ब्लू लाइट, तो ये जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज़ होंगे। ये जो रिलीज़ इलेक्ट्रॉन है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, उससे हमें पता लगेगा कि कितने टाइम पहले से ये ट्रैप्ड है। उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने टाइम पहले ये मतलब एक्सपोज़ थे टू सनलाइट और ये कब दबे होंगे और कब वो उस टाइप की फ्लडिंग आई होगी या जो कुछ भी है ना? तो इस टाइप का इन्होंने मेथड का यूज़ करा है। बस यही है। इम्प्लीकेशन ऑफ अर्थक्वेक ऑन रिवर डायनामिक्स वही है कि अर्थक्वेक की वजह से अक्सर ये होता है कि कोर्सेज़ चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे कि यहाँ पे ऐसा कहा गया है, किसी ज़माने में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो यहाँ पे मुड़ने की जगह सीधी जाती थी और इनफैक्ट गंगा भी जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे उल्टी बहती थी और पाकिस्तान वाली साइड से जहाँ पे अभी इंडस बह रही है, वहाँ से निकलती थी। यहाँ पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ मालडा गैप ओपन हो गया, यहाँ पे मालडा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मालडा गैप ओपन हो गया कि मतलब यहाँ पे सब्सिडेंस हो गया अर्थ का। ये लो लाइंग इलाका बन गया किसी वजह से और फिर यहाँ से ये नदियाँ बहना शुरू हो गईं। तो अर्थक्वेक अक्सर ये काम करता है सब्सिडेंस वगैरह, जिसकी वजह से जो कोर्स है नदियों का वो चेंज होता है। ठीक है? इज़ अ फ्यूचर रिस्क और कंसिडरेशन, फिलहाल ऐसा कुछ अलग से फ्यूचर रिस्क है नहीं, ठीक है? यहाँ पे बस कवर कर लिया गया है, ठीक है? इतनी है वैसे ये न्यूज़, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं हम। ऑन द फिजिक्स ऑफ प्रेशर, हाउ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इंटरैक्ट्स विद अस। देखिए अब क्या है कि प्रेशर का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये जो मेन आर्टिकल है हिंदू में इंटरनेशनल एडिशन में बस प्रेशर के ऊपर चीज़ बताई गई है, ठीक है? आपको बस समझना है कि प्रेशर है क्या? प्रेशर है क्या? कि ये एक फ़ोर्स है एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया,
ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो जितना भी फोर्स एयर आपके ऊपर लगा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। ये फोर्स किस चीज का होगा, देखिए एक कॉलम ऑफ एयर ले लीजिए, ऊपर से लेकर टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से लेकर नीचे तक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब का वेट है जो हमारे ऊपर पड़ रहा है इस जगह पे, इस जगह पे सारा वेट ऊपर का यहाँ पे पड़ रहा है। ये जितना भी वेट है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। ठीक है, तो क्या है प्रेशर, वेट ऑफ द एयर इज फेल्ट एज एयर प्रेशर एट द ग्राउंड। ठीक है, जो वेट ऑफ द एयर है ऊपर का वो यहाँ पे हम प्रेशर की तरह फील करते हैं उस चीज को। ठीक है, ये कितना प्रेशर होता है, ये 1,00,000 पास्कल होता है। ठीक है, या फिर 100 किलो पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल होता क्या है कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे पड़ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर बड़ा एरिया होता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 1 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है तो उसको पास्कल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जनरली हम प्रेशर जो नापते हैं सिर्फ फ्लूइड्स में नापते हैं। फ्लूइड्स का मतलब क्या है, जो चीज़ फ्लो करती है। क्या क्या फ्लो कर सकती है, यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो हम प्रेशर सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में नाप सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि और ये जो आर्टिकल आया है इसमें जो प्रेशर की साइंस है वो उसकी जो फिजिक्स है उसको एक्सप्लेन करा गया है। तो उन्होंने खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं डिस्कस करा है, उन्होंने दूसरी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर। एक फ्लूइड है उसके अंदर कोई प्रेशर है। अगर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि फ्लूइड्स फ्लो बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अगर मान लीजिए इस जगह पे प्रेशर ज़्यादा है, इस जगह पे प्रेशर कम है, तो एयर फ्लो करेगी इधर से इधर। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है कि हवा आपको महसूस होती है। क्यों, क्योंकि कहीं हायर प्रेशर की तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ आ रही है हवा। ठीक है, तो इसी तरीके से ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड के अंदर प्रेशर क्यों होता है हमारी बॉडी में, इसलिए जो हमारा हार्ट है उसका काम ही है ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। क्यों, ताकि वो जो ब्लड है एकदम धमनियों से होते हुए हमारी कोशिकाओं से होते हुए वो हर बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेकर जाना है, न्यूट्रिशन लेकर जाना है ना। तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना ज़रूरी है ताकि हमारी पूरी बॉडी चलती रहे, हर ऑर्गन ठीक से चलता रहे। ठीक है, इसको आप मेजर कैसे करते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर से। स्फिग्मोमेनोमीटर क्या होता है, इस टाइप का एक यंत्र होता है, इसमें एक वर्टिकल स्केल होता है जिसमें कि प्रेशर लिखा होता है, नीचे एक मर्क्यूरी होता है। आजकल डिजिटल भी आ रहे हैं, डिजिटली भी नापते हैं। ये एक बैंड होता है जो कि आप हाथ पे लगा लेते हैं। एक पंप होता है जिसकी मदद से इसमें हवा भरी जाती है, जहाँ पे फील होना शुरू हो जाता है ब्लड की हार्ट बीट। अगर फील होना शुरू हो जाती है हार्ट हाथ के ऊपर, तो हमें वो पता लग जाता है यहाँ तक का प्रेशर है। ठीक है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक 2 टाइप के प्रेशर होते हैं। ठीक है, अभी हम हमारे थोड़े से इस डायग्राम के स्कोप से बाहर है इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये है, स्पिग्मोमेनोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं एक कॉलम ऑफ मर्क्यूरी की मदद से। आजकल कॉलम ऑफ मर्क्यूरी की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल जो स्पिग्मोमेनोमीटर हैं वो जो आवाज़ है उससे भी मेजर कर लेते हैं, कहाँ पे ब्लड का फ्लो सुनाई दिया उससे भी मेजर हो जाता है। चलिए, और क्या प्रेशर का हमारा एप्लीकेशन है, प्रेशर कुकर जैसे। प्रेशर कुकर क्या करता है, जब वाटर हाई प्रेशर पे हीट करा जाता है। देखिए आपको पता है कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, पर क्या आपको पता है कि यही वाटर अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो 100 की जगह हो सकता है 120 तक भी बॉईल ना करे। अगर वाटर 120 पे बॉईल कर रहा है मतलब वो बॉईल होने से पहले 120 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी कि खाना जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा है, ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब खाना और जल्दी पकता है और बेहतर पकता है ना। तो प्रेशर कुकर करता क्या है, वाटर इज हीटेड टू इंक्रीज प्रेशर, है ना, कुकिंग फूड फास्टर। जब उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसका टेम्परेचर और हाई तक जा पाता है। जब हाई पर तक जा पाता है तो फिर हम कुकिंग फास्टर कर लेते हैं। और इसकी फिर दूसरी एवरीडे एप्लीकेशन है, कुकिंग से लेकर ड्राइविंग तक हर जगह पे। ठीक है, बस यही डिस्कस करा गया था। प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अमेंडमेंट्स वगैरह क्या हैं आप देख लेते हैं। एनहांसमेंट एंड अनएड्रेस्ड इश्यूज क्या है, सबसे पहले समझो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है क्या। 2005 में आया था। क्यों आया था, 2004 में एक सुनामी आई थी और हमें समझ आया कि हम तो तैयार ही नहीं थे इस डिजास्टर के लिए और बहुत नुकसान हुआ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है, उसमें एनडीएमए एसडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, और एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब बनाए गए थे। ठीक है, अब इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे नेशनल लेवल पे तो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, स्टेट लेवल पे नहीं है। ठीक है, बट जो भी है, एक
सांचा तैयार कर दिया गया, एक ढांचा तैयार कर दिया गया जिससे कि हम रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है, तो इसका काम क्या था इस एक्ट का? मेनली मैनेज करें डिजास्टर, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ माइग्रेशन स्ट्रेटजीज, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कि किस तरीके से हम कुछ ऐसा करें कि डिजास्टर का इम्पैक्ट ही ना पड़े। कैसे करेंगे? कैपेसिटी बिल्डिंग और इसके अलावा दूसरी चीज़ें, और इसमें साथ में रिस्पॉन्स भी, डिजास्टर आए ही नहीं उसके लिए भी स्ट्रेटेजी, डिजास्टर आ गया तो रिस्पॉन्ड कैसे करें उसके लिए भी स्ट्रेटेजी, दोनों तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे मेनली डिजास्टर जो है उसकी डेफिनेशन क्या ली गई थी कि कोई भी कैटास्ट्रॉफ या मिसहैप या कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज। अब इसमें एक प्रॉब्लम है बस, अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो हो सकता है रायट्स को भी डिजास्टर बोल दिया जाए और फिर कुछ स्पेशल पावर्स सरकार अज्यूम कर ले। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस एक्ट के साथ कि जैसे स्टेट लेवल पे कोई फोर्स नहीं है, डिजास्टर की डेफिनेशन उतनी ठीक नहीं है, तो इसलिए अब कुछ अमेंडमेंट प्रपोज हो रहे हैं। देखें इधर क्या हो रहा है। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अर्बन लेवल पे, सिटी लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ज़रूरत है क्योंकि अर्बन फ्लडिंग आ रही है। अभी आपने देखा यूपीएससी के 3 छात्र बेसमेंट में पानी घुसने से मर गए, और ऐसी खबरें सिर्फ यहाँ पे नहीं आ रही हैं, हमने जयपुर में ऐसी खबरें देखी हैं, चेन्नई में देखी हैं, हैदराबाद में देखी हैं, जगह जगह ये देख रहे हैं। तो मतलब अर्बन फ्लडिंग बहुत बड़ा कारण है। चेन्नई की फ्लड आई थी, श्रीनगर की फ्लड आपको याद होगी, ये सारी जो फ्लडिंग है ये क्या हो रहा है ना। तो और फिर खाली ये नहीं, फायर इंसिडेंट्स हैं जगह जगह, तो हमें अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा ठीक से। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ज़्यादा ऐसे इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो बिल प्रपोज कर रहा है क्रिएशन ऑफ अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज फॉर लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज हेडेड बाय म्युनिसिपल कमिश्नर्स। क्यों? ताकि हम कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स कर पाए टू अर्बन स्पेसिफिक डिजास्टर। ऐसे डिजास्टर जो कहीं अकर नहीं करते, सिर्फ अर्बन एरिया में करते हैं, वहां पे स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स की जरूरत है। फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की जरूरत है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स तो है, कैसे बनाई गई है वो भी, उसका भी ढांचा उतना अच्छा नहीं है। देखिए उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। उसमें क्या है कि सीआईएसएफ में जो डेप्यूटेड होते हैं या सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, यहीं के जवान जो हैं उनकी कुछ बटालियंस को उठाकर एनडीआरएफ बना दिया गया है। हमें उसको भी और बेहतर करने की जरूरत है। अलग से ही एक पैरामिलिट्री फोर्स जो खाली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रहे, ऐसा कई लोगों ने कहा है ना, ऐसा कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एनीवे इसके अलावा स्टेट की भी खुद की फोर्सेस होनी चाहिए और ये बोल दिया गया है। फिर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एक बनाई जाएगी, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, विल बी गिवन अ लीगल स्टेटस एज अ नोडल बॉडी फॉर हैंडलिंग नेशनल लेवल के जो डिजास्टर हैं। फिर एनहांस रोल ऑफ एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये करेंगे क्या? मेनली ये एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और पीरियोडिक असेसमेंट करेंगे जो डिजास्टर का रिस्क है। जो भी रिस्क नया आता जा रहा है उसका एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, ताकि जो डेटा है वो स्टेट और नेशन के बीच में जाता रहे। फिर कंपनसेशन गाइडलाइंस होंगी कि किसी का नुकसान हुआ है तो किस किस तरीके से किस किस चीज़ पे कंपनसेशन देना जरूरी है, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, लाइवलीहुड्स वगैरह पे। क्लैरिफिकेशन ऑन मैन मेड डिजास्टर, जो डेफिनेशन है उसको ठीक कर रहे हैं। मैन मेड डिजास्टर डू नॉट इंक्लूड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, रायट्स इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वाइस चेयरपर्सन का एक रोल, बिल लेजिटिमाइजेस वाइस चेयरपर्सन पोजीशन इसमें। ठीक है, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए बस यही है। अनएड्रेस्ड इशू क्या है? अभी भी इंस्टीट्यूशनल स्टेटस एनडीएमए का क्रिटिक कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई इसको ना डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री लेवल का दर्जा दे दिया जाए ताकि कोऑर्डिनेशन एनहांस हो जाए। बट अभी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उतना बुरा कोऑर्डिनेशन नहीं है। मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा क्रिटिक नहीं बैठता, लेकिन आप क्रिटिसिज्म में ये लिख सकते हैं। लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की एनडीएमए लैक्स ए वाइस चेयर पर्सन एंड सफिशिएंट लीडरशिप, ऐसा कहा गया है और उसके लिए यहाँ पे कुछ कर दिया गया है। ठीक है, फिर स्टाफिंग शॉर्टेजेस है, और ये है क्या है कि जैसे मैंने बताया कि भाई बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पे ला दिए गए थे। यहाँ पे एक खुद का स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, खुद का एक कैडर होना चाहिए, स्टाफिंग शॉर्टेजेस नहीं होंगी। और ये खाली इसकी बात है। फिर एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, सॉरी मैं एनडीआरएफ की बात कर रहा था, एनडीएमए का भी ये कहना है कि 3 मेंबर ही हैं। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे भी बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। पंजाब प्रपोजेस 2300 करोड़ का मालवा कैनाल। है क्या मालवा कैनाल? देखिए ये है पंजाब का इरिगेशन सिस्टम। पूरा सिस्टम नहीं है, यहाँ मेन नदियाँ हैं। यहाँ आपको रावी नदी दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे ब्यास नदी दिख रही होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी सतलज नदी दिख रही होगी। सतलज से एक भाखड़ा मेन कैनाल जाता है, यहाँ पे भाखड़ा नांगल डैम है,
यहाँ से एक भाखड़ा मेन कैनाल जाता है, ये पूरा जो साउथ का रीजन है, पंजाब का सबसे बड़ा रीजन है, इसको कहते हैं मालवा रीजन। ठीक है, ये जो भाखड़ा मेन कैनाल है ये पूरे मालवा रीजन के सदर्न रीजन को फीड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। फिर जब ये सतलज आगे बढ़ती है और इसमें ब्यास नदी मिलती है, यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस है इसको हम कहते हैं हरिके। यहाँ पे हरिके बैराज है, ठीक है, हरिके फिर कैनाल निकलती है, यहाँ पे हरिके बर्ड सेंचुरी भी है, एक वेटलैंड क्रिएट हुआ है, एक बैराज है, एक डैम जैसा है। ठीक है, यहाँ से ही वो जो आप इंदिरा गांधी कैनाल बताते हैं ना, वो सब यहीं से निकल रहा है पानी। ठीक है, जो राजस्थान में जाता है और वहां पे इरिगेशन सिस्टम को ठीक करता है। ठीक है, तो अब यहीं पे क्या करा गया है कि कह रहे हैं कि एक मालवा कैनाल भी बना दी जाए जो मालवा के सदर्न रीजन को और सारा फीड करे। अब ये आपको समझ आ गया कहाँ आ रही है ये कैनाल। ठीक है, ये उसी रीजन को दोबारा फीड करेगी। अब पॉइंट ये है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। कुछ अच्छी चीजें, ऑब्वियसली कैनाल बनाना कोई बुरी चीज नहीं है, इरिगेशन को बहुत फायदा मिल सकता है इस चीज से, लेकिन तब जब पानी हो। अब देखते हैं पानी की सिचुएशन क्या है। पंजाब प्लान्स टू बिल्ड इतने किलोमीटर का कैनाल, ठीक है, मालवा कैनाल इसको नाम दिया जाएगा। द कैनाल विल स्टार्ट एट हरिके हेडवर्क्स ऑन सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पे हरिके हेडवर्क्स है, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, जब ब्यास और सतलज मिल जाती हैं इसको भी सतलज ही बोलते हैं, इसलिए कहने के ये सतलज से निकलेगा। ठीक है, इन फिरोजपुर, और फिर ये वारिंगखेड़ा कोई गांव होगा मुक्तसर पे, यहाँ पे कहीं पे ये एंड हो जाएगा। फिर 50 फीट वाइड होगा कैनाल, 12 फीट डीप होगा, इतने क्यूसेक्स ऑफ पानी लेकर जाएगा। फिर कैनाल एम्स टू इरिगेट 2 लाख एकर्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट। एकदम सही। नीड क्या है कि ये सप्लीमेंट करेगा राजस्थान फीडर कैनाल को, राजस्थान फीडर कैनाल जहां से वो निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल। फिर इट एड्रेसेस द इरिगेशन नीड्स उस रीजन की है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अबोहर, फाजिलका, मुक्तसर वगैरह वगैरह। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं। सब कुछ सही है, यहाँ पे 190 विलेजेस को बेनिफिट करेगा, सब कुछ सही है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, क्या ये फिजिबल है। पहली बात तो फंड क्रंच है पंजाब में, पहले से 3.5 लाख करोड़ के डेट में है, ये इतने 2300 करोड़ कैसे लाएंगे। ठीक है, फिर ले भी आए, खाली कैनाल बनाने का खर्चा नहीं है, और भी खर्चे हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन का खर्चा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देनी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्यों टेक्निकल फिजिबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है उतना पानी ही ना हो। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं इतना पानी ही नहीं है कि एक और कैनाल को हम फीड कर दें, है ना। ये सारी चीजें, ऊपर से खर्चा, ऊपर से डेट बर्डन, और फिर इस पे तुल रही है कि सेंटर और स्टेट में बनती नहीं है अगर एडिशनल फंड ले भी लिए जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम है कि लग रहा है कि ये हो सकता है सिर्फ कागजी बातें हैं, हो सकता है ये कैनाल बने ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है क्या कि देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किसको कहते हैं, ये डायग्राम से आप समझिए। 2-3 तरीके हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के। क्या, एक तो ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग है कि एक सेब किसी रंग का है, एक सेब किसी रंग का है, 2 टाइप के जेनेटिक डाइवर्सिटीज हैं। इन दोनों को अगर हमने क्रॉस ब्रीड बना दिया, हो सकता है एक नई वैरायटी हम बना दें। ये ट्रेडिशनल मेथड है, हम हजारों साल से ये काम करते आ रहे हैं। दूसरा है म्यूटेजेनेसिस। म्यूटेजेनेसिस क्या होता है कि किसी भी सीड को आपने रेडिएशन दी, रेडिएशन देकर कई सारे उसमें वेरिएशन आएंगे, जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, आपने सिर्फ हिट एंड ट्रायल से उसमें से कुछ वेरिएशन जो आपके काम के उनको सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया म्यूटेजेनेसिस। हम म्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं। और फिर है जीन एडिटिंग, सबसे नई टेक्निक कि क्रिस्पर एक टेक्निक है, उसमें होता क्या है कि जो डीएनए है उसके जो सेल हैं उसको हम एडिट करके कुछ नया जीन हम डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, और उससे हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जनरली होता क्या है कि हम डिजायर्ड ट्रेड सीधे जीन में डालते हैं, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, बस यही चीज़ है। अब इंडिया में क्या हुआ है ये, हाँ, बीटी कॉटन है। बी मतलब बेसिलस, एक टी थ्रंगजेनेसिस एक स्ट्रेन होता है। ठीक है, एक केमिकल टाइप का होता है जो कि हम जीन के साथ उसको कंबाइन कर देते हैं। होता क्या है, ये एक किस्म का पेस्टिसाइड है। तो अगर हम ये वैरायटी यूज़ करते हैं, बीटी कॉटन वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, अगर ये इस टाइप का बेसिलस थ्रंगजेनेसिस यूज़ करते हैं, ये एक किस्म का ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये पेस्ट को इनहेरेंटली रेजिस्टेंट बना देगा, पेस्ट से इनहेरेंटली रेजिस्टेंट बना देगा कॉटन को, यानी कि पेस्ट का अटैक नहीं हुआ तो यील्ड बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर बनता है उसकी जो अप्रूवल होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से होती है।
क्यों ऐसा होता है? अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है क्या? ये एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कमेटी है। आपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में। तो होता क्या है कि देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसका काम है अप्रेजल देना कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसको लोगों में रखा जा सकता है कि नहीं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऐसा क्यों है? ये एनवायरनमेंट का इशू कहाँ से हो गया? ये एग्रीकल्चर का इशू क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि अगर इससे एनवायरनमेंट में हमने ये जो स्ट्रेन है उसको रिलीज कर दिया और रिलीज करने के बाद ऐसा हुआ कि इसका कुछ कास्केडिंग इफेक्ट होता है और जो ये जो बैसिलस है मान लीजिए ये दूसरी वैराइटीज़ को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, एकदम से फैल जाता है, एक इन्वेसिव स्पीशीज़ हम बना देते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट का ये कैसे असेस होगा? इसलिए ये एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये करते क्या हैं? ये असेस करते हैं एंड अप्रूव करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि फिशेस वगैरह है उसमें भी अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ भी कर रहे हैं मतलब जानवर और पौधे सब में सबके लिए ये इट इवेलुएट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम और उसके बाद ये अप्रूवल ग्रांट करते हैं। और ये जो कमेटी है किन लोगों से कंप्राइज होती है? एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं उसमें हर फील्ड के, एग्रीकल्चर के, बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस के, ठीक है, और फिर ये पास करते हैं इसको। तो ICAR जो है मेनली जो एग्रीकल्चर रिसर्च करती है इंडिया में, उनकी एक लैब है नागपुर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ठीक है, उन्होंने बीटी कॉटन जो है उसको जो इम्पैक्ट है उसको एवेल्युएट करा था। एडवांटेजेस क्या है बीटी कॉटन की? पेस्ट कंट्रोल है, ठीक है, एक बनाई इसलिए गया कि पेस्ट कंट्रोल हो, है ना। इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना पड़ता तो पैसा बचता है क्योंकि पहले वो खुद ही पेस्ट उसको खाकर मर जाएगा। इंक्रीज यील्ड हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, अगर पेस्ट नहीं खा रहा है तो यील्ड ज़्यादा होंगी, हायर इनकम होंगी इस वजह से फार्मर से। कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है सॉइल पे, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन पॉसिबल है, मतलब ओवर 96% ऑफ कॉटन कल्टिवेशन एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय बीटी कॉटन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और एनहांस एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, क्या हमने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देखे? क्या नहीं देखे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट? जो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या कि अगर ऐसा हो गया कि हमने जो बैसिलस थ्रेसिस इसमें डाला है इसको भी रेजिस्ट कर लिया किसी पेस्ट ने, अब हमारे पास क्या डिफेंस है? ठीक है, हमने तो पेस्ट रेजिस्टेंस बनाई थी ना, अगर उस पे अगर पेस्ट ने ही अपने आप को रेजिस्टेंट बना लिया फिर क्या करेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम। चलिए प्लेम्स के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जुडिशियस यूज ऑफ सेक्रेलोज एज शुगर सब्स्टिट्यूट हेल्प्स इन डायबिटीज। ठीक है, तो अब क्या है कि देखो ये क्यों आई है, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट था कि WHO ने ये कहा था कि भाई सुक्रेलोज, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं, इसका यूज मत करो, अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। और वो कह रहे थे कि इसका जो इम्पैक्ट था, कई टाइप के इम्पैक्ट उन्होंने बताए थे। क्या कि ये एक नॉन कैलोरिक है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल रेज नहीं करता, लेकिन ये कह रहे थे कि ये हो सकता है आपके गट बैक्टीरिया को, स्टमक के बैक्टीरिया को इम्पैक्ट करे। और लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली जो एविडेंस है वो मिक्स्ड है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि ये नॉन कैलोरिक है और ये रेज नहीं करता शुगर लेवल, लेकिन फिर गट बैक्टीरिया को हो सकता है ये इम्पैक्ट करे। लेकिन क्या है कि ये WHO की रिपोर्ट थी, ठीक है, FDA ने, US की एक एजेंसी है, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं कंजम्पशन के उनको पास करती है, ठीक है। तो उन्होंने भी इसको पास कर रखा है, बट फिर भी WHO की एक रिकमेंडेशन थी कि भाई इसको ना यूज़ करा जाए। अब जो इंडिया में स्टडी हुई है वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या करा है, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को चेक करा है, उनको ये देने की कोशिश करी और पता लगाया कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होते कौन से हैं? 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 अगर बचपन से ही आपके इंसुलिन बन ही नहीं रही है बॉडी में, पैनक्रियाज में दिक्कत है। टाइप 2 आपके बन रही थी लेकिन आपके ज़्यादा शुगर इनटेक की वजह से पैनक्रियाज अब मतलब टॉलरेंस लेवल से बाहर हो गए हैं, इतनी इंसुलिन अब नहीं बन रही है, या बॉडी ने इंसुलिन को मेटाबोलाइज वगैरह करना बंद कर दिया है। अगर ऐसा है तो इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जनरली ओल्डर एज में होती है ये,
ठीक है। तो क्या है कि 12 वीक की एक स्टडी थी, इतने पार्टिसिपेंट थे, इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने करा क्या कि उन्होंने मतलब ये शुगर डालकर खाना दिया होगा और उन्होंने चेंज इन HbA1c लेवल चेक करा, यानी कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। होता क्या है कि आपका जो रेड ब्लड सेल है उसमें कितना शुगर है, इसी को ही हम कहते हैं HbA1c, ब्लड शुगर बोलते हैं ना, वो यही लेवल होता है। उन्होंने ये चीज़ चेक करी और देखा कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंडरी आउटकम उन्होंने चेक करे, इंडिकेटेड स्लाइट इंप्रूवमेंट इन बॉडी वेट, BMI एंड वेस्ट सर्कमफ्रेंस। कहने का मतलब है ब्लड शुगर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बॉडी वेट, BMI वगैरह बेटर हो गया है सुक्रोलेज ग्रुप का, और इसलिए वो कह रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए इनफैक्ट बेटर है। तो WHO स्टडी को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये बेटर है। बेशक आपका ब्लड शुगर लेवल पे कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन सेकेंडरी इंपैक्ट ठीक है। ठीक है, तो बस यही न्यूज़ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। कहने का मतलब है आप शुगर खाओ, सुक्रोलोज खाओ, ब्लड शुगर तो उतना ही रहेगा, लेकिन दूसरी चीज़ों पे हो सकता है बेटर इंपैक्ट हो, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप ले सकते हैं। बांग्लादेश स्टूडेंट्स आस्क यूनुस टू लीड फॉर नाउ। अब है क्या, स्टूडेंट्स की बहुत टाइम से प्रोटेस्ट चल रही थी, शेख हसीना को हटाना था, उन्होंने हटा दिया है। शेख हसीना देश छोड़ के चली गई हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खबर इंडियन गवर्नमेंट देने को अभी तैयार नहीं है, ना खुद शेख हसीना बाहर आने को तैयार है। तो वो इंडिया में ही आ गई थी हिंडन एयरबेस पे। अब पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स ने ये कहा है हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें ये जो नोबल लॉरेट है यूनुस मोहम्मद, इनको गवर्नमेंट को लीड करवाना है। इनके अलावा जो तीसरी लीडर हैं जो कि खालिदा जिया हैं, हो सकता है कि वो पावर ले लेती हैं, और वो एक्चुअली एंटी इंडियन है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस इंडिया के लिए भी बेटर चॉइस है और खुद बांग्लादेश के लिए बेटर चॉइस है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हैं कौन मोहम्मद यूनुस? ये बांग्लादेशी सोशल एंटरप्रेन्योर, और बड़ी बात कि इनको पहले 2006 में नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला था ये एनसीईआरटी में कवर भी हुआ है, एक में इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी थी, आई थिंक 9th क्लास की, उन्होंने कवर करा था कि इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करी थी 1983 में, जो कि करता क्या था, मेनली इनका एक माइक्रो क्रेडिट का मॉडल था कि बहुत छोटे लेवल पे लोगों को, कामगारों को क्रेडिट देंगे ताकि वो अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा पाएं, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी इलाके में। ठीक है, और इससे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ बिजनेसेस का। तो ये ग्रामीण बैंक का इनका एक मॉडल था। इन्होंने अमर्त्य सेन के साथ भी काफी काम करा, नोबेल लॉरेट है दोनों ही, है ना? तो यही है, और दोनों का ही सोशल इकोनॉमिक्स में ज्यादा योगदान है, अमर्त्य सेन का भी, यूनुस खान का भी। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये तो देश को डुबा दे रहे हैं। उन्होंने कहा भाई नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस साहब आप आ जाइए, आप लीड करिए, और उन्होंने एग्री कर लिया। यूनुस हैज एग्रीड टू टेक ऑन द रोल कि वो पीएम बनेंगे, एमिंग टू स्टेबलाइज द कंट्री एंड ओवरसी फ्रेश इलेक्शन, और तब तक करेंगे जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाते। तो कहने का मतलब है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई यूनुस खान आप प्लीज पीएम बन जाइए, उन्होंने हाँ कर दिया है। अगर पार्लियामेंट में जितने भी लीडर हैं वो कह देते हैं जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, तो ये बन जाएंगे। जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, जरूरी नहीं है वो किसी हाउस का मेंबर हो, उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करा जा सकता है और फिर बाद में उसका इलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही वो सिस्टम यहाँ पर है। तो जब तक नए इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक यूनुस खान बनाए जा सकते हैं पीएम। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ तीज, आज तीज है। ठीक है, अब तीज किस चीज का त्योहार होता है? हरियाली का त्योहार होता है। ठीक है, फर्टिलिटी का त्योहार होता है। ठीक है, ये सेलिब्रेट करता है मॉनसून सीजन को, फर्टिलिटी को और रिन्यूअल को। अब एक्चुअली क्या है कि जनरली लोग क्या करते हैं इस त्योहार पे कि हरे कपड़े पहनते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि वो फर्टिलिटी के गॉड एंड गॉडेसेस हैं। ठीक है, तो सिग्निफाई करेगा डिवोशन, मैरिटल ब्लिस, ठीक है, एंड पावर ऑफ फाइनेंस। तो यही है, फेस्टिवल का प्राइमरी फोकस इज ऑन द बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, विद मैरिड वुमेन ऑब्जर्विंग फास्ट एंड रिचुअल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्जिविटी। बस यही है, आज तीज का त्योहार है, और ये कब होता है? ये मॉनसून के 3rd डे पे, सावन के तीसरे दिन। नहीं, सावन खत्म हो चुका है। चलिए, ग्लोबल स्टॉक मार्केट प्लमेट एज येन कैरी ट्रेड अनवाइंड्स एमिड इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न। अभी देखा होगा पिछले 2 दिनों से 3-4% मार्केट डाउन हो गई थी। ग्लोबल मार्केट और ज्यादा डाउन हो गई थी। जापान की मार्केट इनफैक्ट 25% तक का डिप ले गई थी। हुआ क्यों था, क्या हुआ था? एक तो यूएस में रिसेशन आने की संभावना है अब, जैसे जैसे मार्केट से पैसा जा रहा है,
ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पैसे की कमी है, लोगों के पास जॉब्स की कमी है। अभी तक तो जब तक प्रिंट कर करके पैसा डाला गया था तब तक सबके पास जेब में पैसा था। अब जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, वो प्रिंटेड मनी को एब्जॉर्ब करा जा रहा है, तो जब ये करा जा रहा है तो रिसेशन की चपेट में आने की संभावना हो रही है। अब दूसरी चीज़ जो ये थी, वो येन कैरी ट्रेड पे चोट आई थी। कैसे चोट आई थी? देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो जापान है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगभग नेगेटिव थे। 2011 से 16 तक इन्होंने लगभग 0% इंटरेस्ट रेट रखे और फिर उसके बाद नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। आप बोरो करो मनी, ठीक है, और आपको और पैसा मिलेगा बोरो करने के लिए। तो ये क्या था, ये मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए जापान के बैंकों ने ऐसा करा था। अब क्या है कि वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गया तो उन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हटाने का फैसला लिया, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट रेज करे। अब पर क्या था कि उससे एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमी डिसरप्ट हो गई। क्या डिसरप्ट हो गई? एक येन कैरी ट्रेड हुआ करता था। क्या होता था जब तक ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था? लोग क्या करते थे कि कुछ येन उठाते थे, ठीक है, और डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करते थे, कुछ डॉलर ले लिया, ठीक है। उस डॉलर पे येन में जब इन्वेस्ट करा जाता था तो कुछ इंटरेस्ट मिलता था, 5% पर एनम टाइप का इन्वेस्टमेंट आता था, ठीक है। इन्वेस्टर उस जगह पे बोरो करते थे येन, ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने डॉलर बोरो कर लिया, कुछ लोगों ने येन बोरो कर लिया, ठीक है। आप दोनों के बीच में जब अंतर देखेंगे, पता लगेगा जो ट्रांजैक्शन चार्ज है उसको हटाने के बाद भी, क्योंकि येन में इंटरेस्ट रेट जो था वो ज़्यादा था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आ रहा था ना, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था क्योंकि मतलब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आ रहा था, मतलब आपको सॉरी, येन में इंटरेस्ट रेट कम था, डॉलर में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। लोग खाली इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाकर कुछ पैसा कमा ले रहे थे, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही वो चीज़ बराबर हुई, एकदम से वो ट्रेड खत्म हो गया। लोगों का येन में रहना ज़रूरी नहीं है, अब वो येन से निकाल कर डॉलर को लेना चाहेंगे वापस, क्योंकि येन में वो तब तक इन्वेस्ट करना चाह रहे थे जब तक उनको इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। अब ये नेगेटिव कैरी ट्रेड हट गया और उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने जापान की मार्केट से पैसा निकाला और 25% जो मार्केट है वो डाउन हो गई, ठीक है, और इससे दुनिया भर में इम्पैक्ट पड़ा। तो यही था येन कैरी ट्रेड, ठीक है। हमें क्योंकि येन के ऊपर है ये ट्रेड, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, बट आपको पता होना चाहिए ओवरऑल कि येन कैरी ट्रेड था क्या। ये मेनली कहाँ से आता था? इस वजह से आता था क्योंकि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव थी, ठीक है। अब जब ये हटाया गया तो ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हो सकता है प्रीलिम्स में कभी ना आए, बट ये है आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है दुनिया में रिसेशन आ जाए, क्योंकि यूएस में रिसेशन आ सकता है और जापान जैसी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट अब बढ़ रहे हैं, वहां पे भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, सीनियर सिटीजन ड्राइव सिग्निफिकेंट अंडर कॉस्ट अंडर आयुष्मान भारत। है क्या न्यूज कि भाई देखिए, आयुष्मान भारत क्या है, दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 2018 में लॉन्च हुई थी। 5 लाख रुपए पर फैमिली पर साल सेकेंडरी और टर्शरी केयर यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन केयर का खर्चा उठा लेते हैं। मतलब आपका सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा और आप गरीब हैं, आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, अगर 5 लाख रुपए तक का खर्चा है साल का, तो सरकार उठा लेगी, ठीक है। और इसका जो प्रीमियम है वो सरकार करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लगभग मुफ्त का इलाज मिल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, 5 लाख तक का, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब की स्टैटिस्टिक्स क्या है कि अभी क्या है, 70+ के जो लोग हैं वो 12%, 70%, 70+ के जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो खाली 2-4% है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इतना ही है। बट जो बेनिफिशियरी है वो 12% है। क्यों? जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है उसको ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। अब हो क्या रहा है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये प्लान करा है कि आयुष्मान भारत जो है वो कवर करे सारे इंडिविजुअल्स को, सारे बुजुर्गों को कवर कर ले देश में, और पोटेंशियली 4 करोड़ बेनिफिशियरी और ऐड हो जाएंगे। कितने? अभी कितने हैं? तकरीबन 50 करोड़ बेनिफिशियरी, 4 और हो जाएंगे। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है ये कॉस्टलियर होगा पहले से ज्यादा। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों को ज्यादा जरूरत होती है। ये 4 करोड़ के 4 करोड़ लोगों को लगभग हर बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती रहेगी, ज्यादा जरूरत होगी, तो प्रीमियम सरकार को ज्यादा पे करने पड़ेंगे अगर ऐसा करा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आउट ऑफ मतलब यही वाला डेटा है कि अभी तक का जो डेटा था वो 12% का था, उसी के कुछ नॉमिनल फिगर्स हैं, और इसमें सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 10,000 करोड़ हुआ था। अब अगर हम सबको यूज कर लेंगे, सभी बुजुर्गों को कवर कर लेंगे, तो ये खर्चा सिग्निफिकेंटली हाई हो सकता है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? एक्सपर्ट नोट, एफ्लुएंट ओल्डर इंडिविजुअल सीक मोर हेल्थ केयर, जनरली जो अमीर लोग होते हैं, और उनसे क्या होगा कि पॉलिसी का यूटिलाइजेशन वगैरह ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है एफ्लुएंट लोगों को ना ही रखा जाए, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, ठीक है।
करंट कवरेज क्या है, रिसेंट बजट में अभी जो इंटरिम बजट आया था पिछला वाला, उसमें आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको भी इसमें एंगेज कर लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो फुल बजट अभी आया उसमें और ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन क्या है कि बीजेपी के जो लोग हैं, ये गवर्नमेंट नहीं, एक्चुअली बीजेपी के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 70 वालों को भी इसमें डाल दिया जाए, ठीक है। तो बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। न्यू ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, पीआईबी ने इस बार मत्स्य योजना को, जो मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको कवर करा है। बस है क्या ये संपदा योजना, मेनली आप देख लीजिए 20,000 करोड़ की फंड है, ये 2020 से लेकर 25 तक चलनी थी, इस साल इसका आखिरी साल है। वो कह रहा है अप टू 40% ऑफ जनरल बेनिफिशरीज एंड 60% ऑफ SC/ST वुमेन होंगी, और करेंगे क्या, मेनली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। क्या है कि कंसेशनल फाइनेंस एंड इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 3% फॉर 12 ईयर। 3% मतलब मान लीजिए आपको बैंक से 12% पे लोन मिल रहा है, 3% का सबवेंशन मिल जाएगा, उतना सरकार पे करेगी, आपको 9% देना है, 12 साल तक की लोन ली जा सकती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान कृषि संपदा सह योजना है, ठीक है। तो बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम स्कीम क्या है, ये मेनली सूर्य एनर्जी को, सौर ऊर्जा है, उसको लेने के लिए कि एग्रीकल्चर में हम कैसे यूज करें। मेनली जो एम था वो ये था कि अन्नदाता जो है वो ऊर्जादाता भी बन जाए, ठीक है। किसान जो है वो अपने खेतों में सोलर पैनल लगाएं, ठीक है, और क्रॉप भी उगाएं, सोलर पैनल भी लगाएं, एनर्जी बनाएं, ठीक है। तो अच्छी स्कीम है ऑब्वियसली। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये है कि डिसेंट्रलाइज ग्राउंड या स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अदर रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कुल मिलाकर जो किसान का लैंड है उसके ऊपर आप सोलर पावर के लिए बना दें, कैपेसिटी अप टू 2 मेगावाट की, ठीक है। ये कैसे करा जाता है कि फार्मर खुद या फिर पार्टनरशिप में कोऑपरेटिव, पंचायत, FPOs जो कंपनीज हैं उनसे या डेवलपर्स के साथ मिलकर लगा लें अपने लैंड पर, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल्स क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी परचेज बाय डिस्कॉम्स प्री फिक्स प्राइसेस पे होगा, तो किसान को उससे फायदा मिल करेगा। दूसरा कंपोनेंट है, चलो उसके लिए नहीं, अपने लिए स्टैंड अलॉन सोलर पंप के लिए लगा दें। किसान अक्सर सब्सिडीज का यूज करते हैं कि वो बिजली यूज करके नीचे से पानी निकालें, जमीन से पानी निकालें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हर समय तो लाइट आती नहीं है ना, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो करा क्या गया है कि स्टैंड अलोन सोलर पावर प्लांट की बात हुई है। और फिर कंपोनेंट सी क्या है, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप, ठीक है, ग्रिड से कनेक्ट करके फिर एग्रीकल्चर पंप बने। बी और सी कंपोनेंट का ऑब्वियस क्रिटिसिज्म एक हमेशा आता है, वो ये कि इससे जो दोहन है हमारे ग्राउंड वाटर का वो और ज़्यादा होगा। तो बस यही थे आज के करंट अफेयर्स, आज के लिए इतना ही।